सभी मित्रों का धन्यवाद, स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का जो कि परीक्षा में आने वाले होते हैं या आने वाले हैं, उससे संबंधित अध्ययन करेंगे ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न होने ना पाए। लेकिन कक्षा को शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को यह अवश्य ही बता देना चाहता हूँ कि रटने की जो आदत है, उसको छोड़ कर के गहनतम रूप से अध्ययन करने की आदत डालिए, क्योंकि आप 2 प्रकाशन, 4 प्रकाशन, 6 प्रकाशन या 10 प्रकाशन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर सकते हैं या उसको रट सकते हैं, जो कि क कुछ दिनों के बाद भूल भूल जाएगा। लेकिन उसी बात को यदि आप विधिवत ढंग से समझ लेते हैं नियम पूर्वक, तो वह जल्दी भूलेगा भी नहीं और किसी भी पुस्तक से, किसी भी प्रकाशन से प्रश्न को पूछ ले, तो आप कहीं भी फँसेंगे नहीं। तो इसलिए रटने की आदत को छोड़ करके उसे समझने की आदत डालिए। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग हिंदी विषय से संबंधित प्रैक्टिस सेट को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। देखिए, पहला प्रश्न है, किस युग्म में अशुद्धि है? किस युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अशुद्धि, अशुद्धि का मतलब कमी है। 4 विकल्प हैं। पहला है सतसई, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास, प्रतिवर्ष, कर्मधारय समास है? नहीं, दिया गया है, पेपर में दिया गया है। दाल रोटी द्वंद्व समास और आजन्म अव्ययी भाव समास। अब इसमें से छांटना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें क्या है? अशुद्धि है। अशुद्धि का मतलब कमी है। ठीक है। अब देखिए, द्विगु समास, द्विगु समास का पहचान आपको मालूम होगा क्या है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने हर समास का भली भांति अध्ययन करा दिया है। द्विगु समास का पहचान है संख्या। द्विगु समास का पहचान क्या है? संख्या। और क्या है? समूह। यानी प्रथम पद जो होता है वह संख्यावाची होता है और प्रथम पद द्वितीय पद के साथ मिलकर के समूह का निर्माण करता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए विकल्प में यहां क्या लिखा है? सतसई। इसको अलग अलग करेंगे तो क्या क्या होगा? सत और सई। ठीक, सत का मतलब सैकड़ा होता है, सई का मतलब दोहा। यानी इसका समास विग्रह क्या होगा? 100 दोहे, दोहों का संग्रह, संग्रह या समूह। अब इसको देख लीजिए, जो लक्षण यहाँ पर दिखाई दिया है समास विग्रह करने के बाद, 100 दोहों का संग्रह या समूह। प्रथम पद क्या है? सत माने सैकड़ा, सैकड़ा। यहां पर बताया गया है कि प्रथम पद इसका क्या होता है? संख्या से संबंधित होता है, तो यह संख्या से संबंधित है और प्रथम पद द्वितीय पद के साथ मिल करके क्या बनाता है? समूह का निर्माण करता है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ इस में अशुद्धि नहीं है, अशुद्धि नहीं है, इसका मतलब यह गलत है। दूसरी बात, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष इसमें दिखाया गया है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का पहचान क्या है? प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष्य होता है। लेकिन कभी कभी यह भी देखा जाता है किसी किसी उदाहरण में कि द्वितीय पद विशेषण होता है और प्रथम पद विशेष्य होता है। ठीक है ना? एक पद इसमें विशेषण, विशेषण का मतलब क्या होता है? विशेषण, विशेषण प्लस विशेष्य, इसका संबंध पाया जाता है कहाँ? कर्मधारय समास में। कहने का मतलब एक पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषता को बतलाता है उसको हम कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको कहा जाता है विशेष्य। ठीक है। अब इसका जो प्रतिवर्ष लिखा गया है, इसका अगर हम समास विग्रह करें तो अलग अलग करें तो होगा प्रति और क्या होगा? वर्ष। ध्यान दीजिए, यह प्रति क्या है? उपसर्ग है, उपसर्ग है, और उपसर्ग होने के साथ साथ यह क्या है? अव्यय है। और आप जानते हैं कि जिसमें एक पद अव्यय होता है वह दूसरे पद के साथ जब भी मिलता है तो पूरे सामासिक पद को अव्यय बना देता है। अब अव्यय कहते किसको, किसको है? अव्यय किसको कहते हैं?
जिसमें जिसमें लिंग वचन कारक क्या हो, ना हो। यहां माइनस का चिन्ह, ये पढ़ाते समय हमने बता दिया था। जिस शब्द में ये पतें नहीं पाई जाती हैं, ये सब नहीं पाए जाते हैं, कहने का मतलब जिसका रूप नहीं चलाया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, अव्यय। और यह अव्यय है, तो जहां पर एक पद अव्यय है वहां पर कन्फर्म है, यानी क्लियर है कि वहां पर हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन यहां पर दिया हुआ है कर्मधारय समास, तो क्या यह जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, जोड़ा, तो यह जोड़ा सही है? नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो यह उदाहरण दिया गया है, सामासिक पद दिया गया है, इसके विकल्प में इसके सामने देना चाहिए था क्या, अव्ययी भाव समास। अगर यहाँ कर्मधारय समास के स्थान पर अव्ययी भाव समास होता तो यह विकल्प सही होता। कहने का मतलब कि इसमें ये जो प्रतिवर्ष दिया गया है सामासिक पद, उसमें अब अव्ययी भाव समास होता, लेकिन क्या दिया गया है, कर्मधारय समास। यानी इसमें क्या है, अशुद्धि है, यानी विकल्प यही सही है। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है कि और में भी अशुद्धि पाई जाए। तो इसमें है दाल रोटी, सी वाले में क्या है, दाल रोटी। दाल रोटी दोनों संज्ञा है, दाल रोटी, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। इसका समास विग्रह क्या होगा, दाल और रोटी। आप जानते हैं कि जहां दोनों पद मुख्य होते हैं और बीच में क्या होता है, योजक चिन्ह होता है, वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो यहां पर दिया गया है द्वंद्व समास, यानी यह भी, इसमें भी अशुद्धि नहीं है, यानी ये विकल्प गलत है। इसके बाद क्या है, आजन्म। आजन्म में आ को अलग करेंगे, आ धन क्या होगा, जन्म। आ पहले से ही क्या है, उपसर्ग है, और उपसर्ग होने के साथ साथ क्या है, यह अव्यय है, क्योंकि जो उपसर्ग होता है वही अव्यय होता है। तो यहाँ पर जो अव्यय है, यह दूसरे पद के साथ जब भी मिलेगा तो पूरे सामासिक पद को क्या बना देगा, अव्यय, यानी इसमें अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो ये चार विकल्पों में यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें अशुद्धि है। ठीक, उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। देह चोर शब्द में कौन सा समास है? देह चोर, देह का मतलब शरीर होता है। आप जानते हैं कि देह का मतलब शरीर होता है, और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होता है कि जो परिश्रम करने से कतराते हैं, जो मेहनत का काम पड़ता है तो वह कतराने लगते हैं, यानी जिद छुड़ाने लगते हैं कि हमको काम करना न पड़े, मेहनत करना न पड़े। ठीक है, तो इसमें देह चोर का अब क्या होगा, ये समास विग्रह देख लीजिए। इसमें विकल्प दिया है अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, और इनमें से कोई नहीं। अधिकरण का पहचान क्या होता है, आप जानते हैं अधिकरण का पहचान, में, पर, ऊपर। ठीक है, अगर इसको हम ध्यान में रख करके इसका समास विग्रह करें तो क्या होगा, देह में चोर, तो देह में चोर नहीं होता है, देह पर चोर यह भी नहीं होता है, ऊपर यह भी नहीं होता है। कहने का मतलब कि यह गलत है। इसके बाद संप्रदान, संप्रदान का पहचान क्या है, के लिए, के लिए। ठीक है ना, यदि इसको हम ध्यान में रख करके इसका समास विग्रह करें तो क्या होगा, देह के लिए चोर, क्या होगा, देह के लिए चोर, जो कि अशुद्ध है। ठीक है ना, तो यहां भी यह भी विकल्प गलत है। इसके बाद है कर्ण तत्पुरुष, कर्ण का पहचान क्या है, से या के द्वारा। अब इसको आधार मान करके यदि हम इसका समास विग्रह करें तो क्या होगा, समास विग्रह इसका, देह के द्वारा, द्वारा चोर, देह के द्वारा चोर, क्योंकि परिश्रम जो व्यक्ति करता है वह तो शरीर से ही करता है, हाथ पैर है उसका, मस्तिष्क है उससे करता है, वह शरीर से संबंधित है। तो यहां पर यह हो सकता है देह के द्वारा चोर। ठीक, और अंतिम विकल्प इसमें है, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो इसमें यह विकल्प सही है, करण तत्पुरुष। देह चोर में क्या होगा, करण तत्पुरुष। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है,
समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ हमने पिछली वीडियो में बताया है, सम धन अस। ठीक, सम का अर्थ क्या होता है? सम्यक। और इस सम्यक को हम उचित भी कहते हैं, उचित के नाम से भी जानते हैं। और अस का मतलब क्या होता है? कथन। ठीक, यानी जो सम्यक क्या है? कथन है। सम्यक कथन को ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरी बात, जो सम्यक कथन होता है वह हमेशा क्या होता है? संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त का मतलब अत्यंत छोटा। कोई लंबा वाक्यांश दिया हुआ है या शब्दांश दिया हुआ है तो उसको हम छोटे रूप में, जैसे हम लिख सकते हैं तुलसी द्वारा कृत। अब ये इतना लंबा लिखा हुआ है, इसको यदि हम छोटे में लिखें, संक्षिप्त रूप में लिखें तो क्या होगा? तुलसी कृत। ठीक, ये तुलसी कृत। तो कहने का मतलब कि समास का जो अर्थ होता है इसमें जो दिया गया है इस हिसाब से क्या होता है? संक्षिप्त। विग्रह का मतलब होता है अलग, अलग करना, अलग करना। ठीक है। विस्तृत, व्यापक, बहुत बड़ा। विच्छेद, विच्छेद का मतलब भी अलग करना होता है। यह संधि से संबंधित है और समास नहीं है। ठीक है। तो इसमें समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? संक्षिप्त है। यानी किसी बड़े वाक्यांश या शब्दांश को जब हम संक्षिप्त रूप में करते हैं या बोलते हैं या लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विग्रह में बहुव्रीहि समास है? उचित विकल्प का चयन करें। यहाँ हमको छांटना है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें छांटना है क्या? छांटना है हमको बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जब छांटना है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इसका पहचान क्या है। और पहचान हमने बताया भी है, 1 + 2 = 3। इसका मतलब है कि पहला पद और दूसरा पद दोनों जब आपस में मिलते हैं तो न तो पहले पद की महत्ता होती है न तो दूसरे पद की महत्ता होती है, बल्कि ये दोनों मिलकर के तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरा पद ही प्रधान माना जाता है। यह बहुव्रीहि समास का पहचान है। ठीक है, यह बहुव्रीहि समास का पहचान है। जैसे हमने लिखा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यह सामासिक पद है। अब इसमें इसका समास विग्रह हमको करना है, इसको अलग अलग करेंगे तो होगा त्रिधन नेत्र। त्रिधन नेत्र, त्रि माने क्या होता है? 3। ठीक है, यह देखिए संख्यावाची है। संख्यावाची जहां प्रथम पद संख्या आता है, संख्या संबंधित होता है तो वहां द्विगु समास भी होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन द्विगु समास जो होता है वह समूह का निर्माण करता है, समूह बनाता है। और जो यह बहुव्रीहि समास होता है, संख्यावाची होने के बावजूद भी वह समूह का निर्माण न करके पहला पद दूसरे पद के साथ मिल करके किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? 3 है नेत्र जिनके, जिनके अर्थात कौन? शिव जी, शिव जी। ठीक है, यहां देखिए न तो प्रथम पद महत्वपूर्ण रहा, जब हम समास विग्रह कर दिए तो प्रथम पद की महत्ता समाप्त। नेत्र द्वितीय पद में है, यहां इसकी महत्ता भी समाप्त। और दोनों पद मिल करके यहां तीसरे पद को महत्ता दे रहे हैं, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं। तो जहां पर दोनों पद मिल करके तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहां पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास। अब इसमें से छाटिए कि बहुव्रीहि समास है कहां? कीर्त्यलता, लता रूपी कीर्ति। प्रथम पद लता, प्रथम पद कीर्ति और द्वितीय पद लता, ये दोनों पद मिल करके ये तीसरे पद की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। शेष साई, जो शेष पर साई माने, साई का अर्थ क्या होता है? शयन। शयन का मतलब क्या होता है? सोना। सोना, सोना धातु नहीं, शयन करना, बिस्तर पर आराम से जो रात में सोया जाता है उसको कहते हैं। ठीक है ना। तो जो शेष पर साई, साई माने शयन करते हैं वे,
वे अर्थात कौन? विष्णु। ठीक, यहां पर देख लीजिए, प्रथम पद क्या है? शेष। द्वितीय पद क्या है? साई। ये दोनों पद मिल करके यहां तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात विकल्प बी सही है, इसमें बहुब्रीहि समास है। ठीक है, इसके बाद अगला भी देख लेते हैं। यहां पर लिखा है श्याम वर्ण। श्याम, श्याम माने सांवला, वर्ण, श्याम है जो वर्ण, इसमें कर्मधारय समास है। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग। रंग कौन सा? शरीर का रंग। ठीक है ना, गोरा है, काला है, सांवला है। ठीक है ना, तो वर्ण का मतलब रंग। कौन सा रंग? शरीर का रंग। कैसा है? श्याम है। श्याम का मतलब सांवला है। ठीक है ना, तो यहां वर्ण की विशेषता यह क्या बतला रहा है? श्याम। ठीक है ना, यह विशेष हुआ और यह क्या हुआ? विशेषण हुआ, क्योंकि द्वितीय पद की विशेषता प्रथम पद बता रहा है, तो इसमें क्या होगा? कर्मधारय समास। ठीक है ना, तो इसमें कुल मिलाकर के बहुब्रीहि समास पूछ रहा है कि किसमें है, तो बी, विकल्प बी में बहुब्रीहि समास है। शेष साई, इसका समास विग्रह जो शेष पर साई माने शयन करते हैं, अर्थात कौन? विष्णु। तीसरे पद की ओर संकेत। इसके बाद अन्न जल शब्द में कौन सा समास है? अब इसका पहचान अगर याद है तो आप बिना कुछ पढ़े केवल इतना ही पढ़ लीजिए, आपको पता हो जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। यहां पर बीच में देखिए एक निशान लगा हुआ है, इस निशान का नाम है योजक। क्या नाम है? योजक। और जिस समास में यह योजक चिन्ह लगा होता है वह समास हमेशा क्या होता है? द्वंद्व समास। ठीक, तो यहां पर देखिए विकल्प बी में द्वंद्व समास दिया हुआ है, इसलिए यह जो समासिक पद है इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है, पहला पद, पहला विकल्प जो है अव्यय भाव दिया गया है, इसका पहचान क्या है? अव्यय। अव्यय का मतलब पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, और दूसरे पद के साथ मिलकर के पूरे समासिक पद को अव्यय बना देता है। ठीक, द्वि का पहचान आप लोग जानते हैं, संख्या अभी अभी हमने बताया है, संख्या और क्या होता है? समूह। प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्वितीय पद के साथ मिलकर के समूह बनाता है। बहुब्रीहि का हमने बता ही दिया, 1 धन 2 बराबर 3, ये। ठीक, उसके बाद राज्यसभा का समास विग्रह ज्ञात कीजिए। राज्यसभा का क्या करना है हमको? समास विग्रह, यानी इसका अर्थ हमको लिखना है। ठीक, राज्यसभा देखिए लिखा है सभा का राज। प्रथम पद क्या है? राज, और द्वितीय पद क्या है? सभा। तो पहले विकल्प में यह देख लीजिए कि प्रथम पद कहां है, यहां अंतिम में दिया गया है। यह जबकि होना चाहिए था कहां? यहां होना चाहिए था। ठीक है ना, सभा कहां है? ये द्वितीय पद में है, जबकि कहां दिया गया है? प्रथम पद में। इसको कहां होना चाहिए था? यहां होना चाहिए था, यानी यह विकल्प गलत है। ठीक है, सभा की राजता, राज से ही राजता ता प्रत्यय बना करके बना गया है, जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इसलिए यह भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है ना, राजा है जो सभा, तो यहां देखिए ध्यान से देखिए, राजा है जो सभा, राजा कोई सभा नहीं होता है, यह बात आपको भली भांति मालूम होगी, इसलिए यह विकल्प भी गलत है। शेष बचा है राजा की सभा। ठीक है, तो इसका सही समास विग्रह क्या होगा? राजा की सभा, और की किसका पहचान है? संबंध कारक का पहचान है। संबंध कारक का पहचान है, इसलिए इसमें कौन सा कारक हो सकता है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास इसमें है। ठीक, आगे कृता कृत में समास है। अब पहले इसका संधि विच्छेद कर लीजिए, मतलब समास के दोनों पदों को अलग कर लीजिए। कृत धन अकृत, अकृत। ठीक है, कृत और अकृत। कृत का मतलब क्या होता है भाई? किया गया, किया गया। और अकृत का मतलब अमान्य नहीं होता है, जो नहीं किया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? न
किया गया। आप लोग एक बात भली भांति जानते हैं कि जहां पर प्रथम पद द्वितीय पद के विपरीत हो वहां पर हमेशा क्या होता है? द्वंद्व होता है। ठीक है ना? जहां पर एक पद, प्रथम पद द्वितीय पद के विपरीत, मतलब कि जो समासिक पद के दोनों पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब उल्टे हों, वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास। जैसे राजा रानी, राजा प्रजा, राजा रंक, ये सब एक दूसरे के विपरीत है। राजा का विलोम रानी भी होता है, राजा का विलोम प्रजा भी होता है, राजा का विलोम रंक भी होता है। ऊपर का विलोम क्या होता है? नीचे। ठीक है ना? और इन दोनों पदों के बीच में यहाँ पर जितने भी उदाहरण लिखे गए हैं, सब के बीच में एक चिन्ह लगा हुआ है, जिस चिन्ह का नाम है योजक चिन्ह। और आप जानते हैं कि योजक चिन्ह जहां भी होता है वहां पर द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ इसमें यह जो उदाहरण यानी समासिक पद दिया गया है, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। कर्मधारय को आप जानते ही हैं, जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, वहां पर कर्मधारय होता है। तत्पुरुष को आप जानते हैं, वह कारकाधारित होता है, कारक पर आधारित होता है। अव्यय भाव को हमने बता ही दिया है कि अव्यय से संबंधित है। ठीक है ना? तो इसमें कृताकृत में क्या है? द्वंद्व समास। इसके बाद अगला प्रश्न है समास संबंधी अशुद्धि। अशुद्धि का मतलब क्या होता है भाई? कमी। अशुद्धि का मतलब कमी किस विकल्प में है? इसमें छांटना है। सलज्जित, दिवारात्र, इनमें से कोई नहीं, निर्गुण। ठीक है ना? ये क्या लिखा है? सलज्जित, जो लज्जा से युक्त है, जो लज्जा से युक्त है। ठीक है ना? यह विकल्प इसके हिसाब से गलत है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें अशुद्धि नहीं है, इसमें कोई ना कोई समास अवश्य ही है। इसमें कर्मधारय समास होगा, कर्मधारय। ठीक है। अब यहां पर देखिए दिवारात्र, यहां पर रात्र के स्थान पर रात्रि होना चाहिए था, रात्रि। ठीक। दिवारात्रि को अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? दिवा रात्रि। दिवा माने दिन, दिवा माने दिन, और रात्रि का मतलब आप समझते हैं रात, दिन का विलोम रात। जहां पर एक पद दूसरे पद के विलोम में होते हैं, विपरीत होते हैं, और बीच में योजक चिन्ह लिखा होता है, वहां पर आपको पता है कि द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व। तो इसमें भी समास पाया गया। कहने का मतलब कि यह भी इसके हिसाब से, इस प्रश्न के हिसाब से यह भी गलत है, यह भी गलत, यह भी गलत। इनमें से कोई नहीं। तो इसको पढ़ने के पहले हम थोड़ा इसको भी देख लें। निर्गुण लिखा है, निर्गुण। जब इसको अलग करेंगे तो क्या होगा? निर्धन गुण। निर का मतलब होता है नहीं, गुण, गुण का मतलब विशेषता, जिसके पास कोई भी विशेषता नहीं है। ठीक है। गुण था लेकिन अब नहीं है। ठीक ना? तो यहां भी समास पाया जाता है, कर्मधारय समास, यानी यह भी विकल्प गलत है। तो इनमें से हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसका एकदम सही उत्तर यही विकल्प सी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है अष्टग्रह किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का, अव्ययी भाव समास का, तत्पुरुष का और द्विव समास का। अष्ट, पहले इसको देख लीजिए। अष्ट, इसको हम अलग अलग करें तो होगा अष्ट धन ग्रह। ठीक है ना? हम इसको अलग करने के पहले भी बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, केवल इतना ही पढ़कर पहचान सकते हैं हम कि इसमें कौन सा समास है। क्यों?
क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रथम पद यदि संख्यावाची है और समूह का निर्माण हो रहा है तो वहां पर हमेशा कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। अष्ट माने क्या होता है? 8 ग्रह, यानी 8 ग्रहों का समूह। ठीक, यहां जब समूह का निर्माण हो रहा है तो यहां पर कौन सा समास होगा? यहां पर सबसे लास्ट में दिया गया है द्विगु समास। ठीक, अब यहाँ जो पहला विकल्प है द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास को आप लोग जानते ही हैं, बीच में योजक चिन्ह होता है और दोनों पद एक दूसरे के विपरीत भी हुआ करते हैं। यह गलत है। और तीसरी बात कि इसके जो दोनों पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों प्रमुख होते हैं, गौण कोई भी नहीं होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता ही है, यह भी गलत, इसमें कोई अव्यय नहीं है। तत्पुरुष समास का पहचान आप जानते ही हैं, कारक का पहचान आपको मालूम है तो तत्पुरुष समास को पहचान लेंगे, यानी यह भी गलत है क्योंकि यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? क्या है? नहीं है। द्वंद्व समास का उदाहरण सही नहीं है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसका दोनों पद को अलग अलग करने पर हमको पता चलता है कि प्रथम पद उप होता है और दूसरा पद क्या होता है? कुल। यह क्या है? उपसर्ग है। और जहां उपसर्ग होता है, जो उपसर्ग होता है वह अव्यय भी तो होता है, अव्यय, यानी इस पूरे पद में क्या है? अव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि प्रथम पद अव्यय है और दोनों पद दूसरे पद के साथ मिलकर के पूरे को क्या बनाता है? अव्ययी भाव समास। तो इसमें क्या पूछा है? द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं, तो हमें लगता है कि यही नहीं है, फिर भी इसको देख लेना जरूरी है। दूसरा जो विकल्प है उसमें दिया है छल कपट, तीसरा दिया हुआ है सुख दुख, नाक कान। यहां पर देखिए बीच में ये तीनों जो विकल्प दिए हैं, बीच में क्या दिखाई दे रहा है? योजक चिन्ह। और जहां योजक चिन्ह होता है वहां पर क्या होता है? द्वंद्व समास। यानी कहने का मतलब इसमें भी द्वंद्व समास है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें कि द्वंद्व समास नहीं है। तो इसका सही उदाहरण, सही उत्तर यह है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शब्द के विग्रह में कर्मधारय समास होगा? कर्मधारय, कर्मधारय तो आप जानते ही ना, विशेषण, फिर से बता दे रहे हैं, कई बार बताते हो गया, विशेषण प्लस विशेष्य ना। विशेषण का मतलब जो विशेषता बतलाता है। तो इसमें देखिए दोनों पदों को अलग करने पर कोई पद विशेषता बतला रहा है। बहुमूल्य, पहला जो विकल्प है उसमें दिया हुआ है बहुमूल्य। बहु का मतलब क्या होता है? बहु और धन मूल्य। ठीक है, बहुमूल्य, मूल्य तो है, निर्धारित है कि नहीं है, 10 रुपया है, 20 रुपया है, 50 रुपया है, लाख रुपया है, ठीक है ना। लेकिन यह जो संख्या में मूल्य है वह तो निर्धारित है, लेकिन यह क्या बता रहा है कि मूल्य निर्धारित नहीं है। ठीक ना। तो इसमें यह मूल्य जो दूसरा पद है वह इसकी यह क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। ठीक है, इसकी यह विशेषता बतला रहा है। तो यहां पर तो कर्मधारय समास होगा। इसके बाद कूप मंडूक, कूप माने कुआं होता है, मंडूक माने मेढक होता है। और कुएं का मेढक, मेढक तो बहुत सारे होते हैं, है ना, लेकिन वह कैसा है? एक कुएं का मेढक है। यहाँ पर विशेषता बतलाई जा रही है, यानी यह भी उत्तर सही है। ठीक, तीसरा है सरोज। सरोज का मतलब क्या होता है? कमल। एकदम सीधा सा अर्थ है, सरोज का मतलब होता है कमल। यह कोई सामासिक पद हमको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसको देख लेते हैं, मधुमक्खी, मधु और मक्खी। मक्खी तो है, लेकिन कौन सी मक्खी है? छोटी वाली मक्खी है कि बड़ी वाली मक्खी है? गांव घर की मक्खी है कि सिवान में रहने वाली मक्खी है ना। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि मक्खी है, लेकिन कौन सी मक्खी है? मधु की मक्खी है, यानी इसकी यह विशेषता बतला रहा है। कहने का मतलब यहाँ भी कर्मधारय समास है।
तो यहाँ पर देखिए प्रश्न उल्टा हो गया। शब्द के विग्रह में कर्मधारय समास होगा के स्थान पर यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। ठीक, अब सही हुआ। नहीं होगा तो यही सी वाला विकल्प ऐसा है जिसमें कि कर्मधारय समास हमको दिखाई नहीं दे रहा है और बाकी सब में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, नव संख्या है, नव संख्या है ग्रह। नवग्रह का, ग्रह को आप जानते हैं, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नौ ग्रहों का समाहार। ठीक, यहां समाहार का मतलब क्या होता है? समूह। यहां समूह का निर्माण हो रहा है और जहां पर समूह का निर्माण होता है तो वहां पर आप जानते हैं कि द्विगु समास होता है, यानी इसका विकल्प भी सही है। ठीक, अगला प्रश्न है रातों रात। यहां पर भी देख लीजिए, एकदम सरल प्रश्न है। जो हमने पहचान बताया है, जो लक्षण बताया है, उस लक्षणों के हिसाब से यह जो सामासिक पद दिया गया है एकदम सरल है। यहां पर बीच में देख लीजिए क्या दिखाई दे रहा है? योजक। योजक का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, जोड़ने वाला। तो जहां योजक होता है वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है, अच्छा ठीक, तो ये इस प्रकार के प्रश्न मतलब कि एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, जिसका कि अध्ययन अध्यापन दोनों अत्यंत आवश्यक है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि इसको रटने की अपेक्षा समझने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार से जब विकल्प पूछ देंगे, इसका पहचान नहीं मालूम रहेगा, इसका मालूम नहीं रहेगा, इसका मालूम नहीं रहेगा, इसका मालूम नहीं रहेगा, तो आप फंस जाएंगे। 2 प्रकाशन 4 प्रकाशन की पुस्तकों को आप रट सकते हैं, लेकिन किस प्रकाशन से दे देगा उठाकर प्रश्न, यह ना तो आपको पता है ना तो हमको पता है। इसलिए रटने की अपेक्षा समझने पर विशेष बल दीजिए। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त की जाती है। धन्यवाद।